हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। ऑक्सीजन को लेकर जो देश में राजनीति हो रही है उस पर बातचीत करने के लिए अपराजिता सारंगी बीजेपी की सांसद हैं, वे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ में हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, फोर्टिस अस्पताल के डायरेक्टर हैं, वे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर कौशल का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कौशल, इस समय ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तमाम हॉस्पिटलों में जो स्टॉक है वो 9 से 8 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का है। क्या स्टैंडर्ड हैं दुनिया भर में किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर? देखिए विकास जी, जिस बात से ये बात शुरू हो रही है कि इस समय जो ऑक्सीजन की क्राइसिस आई है, आप कहीं का भी इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेंगे वो चरमराएगा। इस समय महामारी की स्थिति है, हर घंटे में करीब 25,000 केस आ रहे हैं और 60 लोगों की मौत हो रही है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो फेल होगा, लेकिन इसमें केंद्र सरकार को आगे आकर के सारे स्टेट्स में ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए और प्रॉपर सप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय अगर हम बैठ करके एक दूसरे की कमियां गिनाना ज़रूरी है, जब तक कमियां नहीं गिनाएंगे तब तक सरकार शायद बेहतर काम नहीं करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई एक्चुअली शॉर्ट है। जब दिल्ली जैसी शहर में शॉर्ट है, मुंबई जैसी शहर में शॉर्ट है, तो छोटे शहरों के बारे में तो क्या ही कहा जा सकता है। नहीं, डॉक्टर कौशल, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हम किल्लत या ऑक्सीजन की सप्लाई के शॉर्ट होना किस पैमाने के तहत मानते हैं? कितनी ऑक्सीजन आपके पास बैंक होना चाहिए, कितने घंटे का बैंक होना चाहिए, तब हम उसको शॉर्ट मानेंगे? देखिए, अगर जितने बेड होते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, जब हम हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हर बेड पे ऑक्सीजन की 24 घंटे की सुविधा होनी चाहिए। इतना बैकअप मान के ही उस रजिस्ट्रेशन को ओके किया जाता है। लेकिन हो क्या रहा है कि इस समय बेड से ज़्यादा लोग तो लाइनों में खड़े हैं, बेड से ज़्यादा लोग तो घरों में सिलेंडर रख के बैठे हैं। क्यों उनको एडमिशन नहीं मिल रहा, तो आदमी क्या करेगा? वो सिलेंडर खरीद के घर में रख रहा है। तो ये दोनों एक विशेष साइकिल बन गया है कि लोगों में क्राइसिस है, एडमिशन नहीं मिल रहा, तो जिसके पास पैसा वो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद करके घर में लगा रहा है। ये एक और रीज़न है शॉर्टफॉल का। लेकिन अल्टीमेटली जो जिस तरीके से इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल की तरफ टर्न किया गया है, अभी पिछले 2 दिन का डेवलपमेंट है, अच्छा कदम है। लेकिन फिर भी जितनी क्राइसिस है उसके हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई कम है और सारी सरकारों को मिल करके ऑक्सीजन की सप्लाई को करना चाहिए। क्योंकि ऑक्सीजन के देने से ही कोरोना के लगभग 95% केस अच्छे हो सकते हैं। 5 से 10% लोगों को वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑक्सीजन सबसे सस्ता, चीप और इजीली अवेलेबल माध्यम है जो हम आज के मरीजों को दे सकते हैं। आज भी बहुत सारे फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं, आप भी मीडिया में, आपके पास भी आते होंगे कि एक ऑक्सीजन बेड दिलवा दो। एज ए डॉक्टर मैं ऑक्सीजन बेड दिलवाने में हाथ खड़े कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं नहीं दिला पा रहा हूँ। कई सारे अस्पतालों में लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो ऑक्सीजन की क्राइसिस है, इसको सॉल्व करना सरकार का काम है, रिस्पांसिबिलिटी लेके इसको सॉल्व करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर गवर्नमेंट को जो किताबों में लिखा हुआ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वही नहीं नज़र आ रहा, बाकी सब नज़र आ रहा है। जी, हमारे साथ अपराजिता सारंगी बनी हुई है, बीजेपी की सांसद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अपराजिता जी, आपने सुना होगा डॉक्टर कौशल कह रहे हैं कि 24 घंटे का बैकअप कम से कम अस्पताल के पास होना चाहिए हर बेड के हिसाब से, तब इसको शॉर्टफॉल नहीं माना जा सकता। लेकिन मेरे पास सूची है दिल्ली के उन अस्पतालों की जहां पर अभी जो ऑक्सीजन का शॉर्टफॉल है वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में 10 घंटे का बचा है बैकअप, जीटीबी हॉस्पिटल में 9 घंटे का बचा है, एलएनजेपी हॉस्पिटल में 12 घंटे का बचा है, राजीव गांधी हॉस्पिटल में 11 घंटे का और संजय गांधी हॉस्पिटल में 3 घंटे का। इसी तरह पूरी सूची है, तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं जहां पर ये कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन की किल्लत है और बैकअप 24 घंटे का नहीं है। आप सबको मेरा नमस्कार। स्थिति बहुत गंभीर है, हम सब वाकिफ हैं। मैं आप सबके समक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी तरह का बचाव पेश करने के लिए नहीं बैठी हूं। जी, जब 24 घंटे में 3 लाख केस हो रहे हो और करीबन 1600 से अधिक मौतें हो रही हो, तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर काम करना होगा और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जहां तक रही ऑक्सीजन की बात, मैं आप सबको बता दूं कि इस दिशा में जिस तरह के प्रयत्न होने चाहिए आज के संदर्भ में,
केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों की सहायता से किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आयात किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है। और आपने अभी देखा कि बहुत अस्पतालों में ऑक्सीजन कम है, लेकिन बहुत अस्पतालों में ऑक्सीजन 2 दिनों तक है। मैं समझ रही हूँ स्थिति बहुत गंभीर है। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड की तरफ से 100 अस्पताल में, जो बड़े बड़े अस्पताल है, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। और 162 पीएसए प्लांट्स, प्रेशर प्लांट्स, जो हम सब लोग जानते हैं इस विषय में, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट्स, ये भी लगाने की इस दिशा में भी काम शुरू हो गया है। 33 जगहों पे लग गया है। तो मुझे लगता है कि सरकार वाकिफ है। और बड़ी अच्छी बात अभी कही गई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस दिशा में मिलकर काम करें, कहीं भी ऑक्सीजन की होर्डिंग ना हो और ऑक्सीजन का वितरण ठीक ढंग से हो और जो जितने मरीज हैं उनके पास ऑक्सीजन पहुंचे। मुझे लगता है इस दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन को, वितरण को ठीक करना है। जी, इस दिशा में हम सब वाकिफ हैं। और मैं आपको कह दूं 24/7 स्वास्थ्य मंत्रालय में कोऑर्डिनेशन सेल है जो काम कर रहा है। और हर एक जगह की तथ्य, हर एक हॉस्पिटल का तथ्य यहाँ रजिस्टर हो रहा है और रिस्पांस दिया जा रहा है, प्रतिक्रिया हो रही। देखिए, मैं कह दूं कि डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का विस्फोट होगा। दूसरी लहर आएगी, हम सब जानते थे, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने हमें कहा था, लेकिन इस तरह का विस्फोट होगा किसी को ज्ञात नहीं था। और मैं कह दूं कि जहां जहां हुआ है, आप बड़े देशों के बारे में बातचीत करें, आप यूके के बारे में बातचीत करें, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, आप जिसके बारे में बातचीत करें, ये जो दूसरी तीसरी लहर जबरदस्त होती है, हमारे देश में भी वही हुआ। और हमारे देश की संख्या बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो संक्रमण होना था वो भी बहुत अधिक हुआ, बहुत फास्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगी सबको कि राजनीति छोड़कर, कुछ मुद्दे होते हैं जिनका राजनीतिकरण न किया जाए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति न की जाए। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। अपराजिता, मैं बीच में आपको रोकूंगा। हमारे साथ संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले संजीव झा के पास जाते हैं। संजीव झा, आरोप लग रहे हैं कि आप मिलके काम नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, एलजी से बात कीजिए, आप केंद्र सरकार से बात कीजिए, लेकिन सार्वजनिक बयान देकर आप इस मुद्दे पर बजाय सामंजस्य बिठाकर ऑक्सीजन की पूर्ति करना के बजाय आप राजनीति कर रहे हैं। नीचे देखो, जल्दी लो। निशान है, पेंडेमिक का टाइम है, लोगों को लगता है कि हम बचेंगे कैसे। लेकिन एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि लगातार 7 दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के संपर्क में है और कह रहे थे कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जो स्टेट, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन स्टेट जहाँ ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो रहा है, वो स्टेट प्रॉब्लम कर रही है कि कई बार आने, लोकल डीएम प्रॉब्लम कर रही है कि आने, वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर आने में रोक रही है, तो समस्याएं पैदा हो रही है। हालात ये थी कि हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन कंपनी को नोटिस इश्यू किया, उसके बावजूद नहीं आया। अब हालात ये हो गई कि 2 घंटे, कहीं 4 घंटे, कहीं 6 घंटे, कहीं 8 घंटे, कहीं 10 घंटे के स्टॉक हमारे पास थे। तो अंतिम में ये पब्लिक अपील हमें करनी पड़ी। हम भी बेचारे राजनीति और हम भी हाथ जोड़कर, देखिए अभी करना क्या पड़ेगा। केंद्र सरकार ऑलरेडी, ये डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी उनकी है, ये स्टेट के हाथ में ना रहे और केंद्र सरकार कंजम्पशन के हिसाब से सभी को डिस्ट्रीब्यूशन कराएं। अभी दिल्ली में 376 मीट्रिक टन में मिलता था, अभी लगभग 700 मीट्रिक टन की जरूरत है, लेकिन 376 से भी कम मीट्रिक टन में अभी मिल रहा है, तो परेशानी पैदा हुई। हम भी बिल्कुल अपराजिता जी के बात से मैं सहमत हूं कि अभी कोई राजनीति करने का वक्त नहीं है। बिल्कुल सबको मिलकर के काम करेंगे तभी इतने बड़े पैंडेमिक से हम सब लोग लड़ पाएंगे। तो इसमें ना केवल सरकार बल्कि जनता का भी साथ चाहिए, कहीं होर्डिंग ना हो। ये जिम्मेदारी स्टेट की भी है और ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अगर ये अफरा तफरी का माहौल रहा, लोगों में डर रहा, तो फिर होर्डिंग होगी। तो मुझे ये लगता है कि होर्डिंग रोकना तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना संजीव झा। आप ये कह के कि अफरा तफरी का माहौल रहा, सरकार तो आपकी है, अफरा तफरी के माहौल को खत्म करना भी आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, मैं तभी कहा कि हमने अब बीइंग स्टेट, हमने डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी स्टेट ने ले लिया, लेकिन पहले हमारे पास ऑक्सीजन पहुंचे तो फिर हम ये इंश्योर करेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सभी हॉस्पिटल्स में प्रॉपर हो। तो मैं उम्मीद करता हूं
कि जैसा अपराजिता जी कह रही थी कि अब आगे प्रॉब्लम ना आए, ये जो क्राइसिस की सिचुएशन है कि 4 घंटे बाद स्टॉक नहीं रहेगा, कहीं 6 घंटे बाद स्टॉक नहीं रहेगा, ये कम से कम 48 घंटे का स्टॉक रहे ताकि अफरा तफरी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी और हम सब लोग इस पैंडेमिक से लड़ पाएंगे। चलिए, मैं अभय दुबे का रुख कर लेता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिलकर काम करने का वक्त है अभय, लेकिन जो जिस तरह से सुबह से बयान आए हैं, प्रियंका गांधी का हो चाहे राहुल गांधी का ट्वीट हो, लगता नहीं है कि कांग्रेस का साथ मिल रहा है सरकार को। ने सरकार का सही मार्ग प्रशस्त करने का दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मोदी सरकार सत्ता के संक्रमण और सत्ता की भूख में मरी जा रही है। अब इक्ष्वाकु कुल के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम का प्रकटोत्सव भी है। समूचे देश के लोगों में शुभकामनाएं देता हूं, मगर प्रधानमंत्री जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम सत्ता का भोग के प्रतीक नहीं है। वो वचनों की मर्यादा की रक्षा सत्ता कर 14 वर्ष वन में चले जाने का नाम है। भगवान प्रभु श्री राम प्रवचनों में नहीं बसते, वो बसते हैं, मूर्तिमंत हैं उन बातों के लिए जिनको वचनों को आपको पूरा करना चाहिए। क्या आपके स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं कहा कि 7,500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और 100% क्षमता से अधिक हमारे यहाँ उसका प्रोडक्शन हो रहा है। 4,000 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आज आवश्यकता है, 2,200 मेट्रिक टन इंडस्ट्रियल यूटिलिटी के लिए, मतलब सरप्लस ऑक्सीजन है। विकास भदौरिया जी, हुआ यह दुर्भाग्यपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री जी और पूरी भारत की सरकार 21 फरवरी से ही राज्य के चुनाव में व्यस्त हो गई और ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की। आप अगर देखेंगे गुजरात में 4,181 मेट्रिक टन, झारखंड में 4,434 मेट्रिक टन। अभय दुबे जी, जब लॉकडाउन हुआ तो राज्यों ने कहा कि अधिकार हमें दे दो, हम तय करेंगे लॉकडाउन हो कि ना हो। जब राज्यों को अधिकार दे दिए गए, प्रधानमंत्री के साथ 2-2 बैठकें हुई, प्रधानमंत्री ने राज्यों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या ऐड ऑन करना है, आप केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं। तब तो आपने मांग नहीं की कि ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की मैपिंग करिए, आपको लॉकडाउन करना है या नहीं करना है ये आपने तय करना है। लेकिन अब क्यों प्रियंका गांधी सवाल उठा रही है कि लॉकडाउन करना है कि नहीं करना है? राज्यों के अधिकार हैं, राज्य तय करेंगे। आप जानते हैं राहुल गांधी जी का जो सबसे पहला स्टेटमेंट थी, प्रधानमंत्री जी ये जो अनियोजित लॉकडाउन आपने लगाया है ये सक्सेसफुल तब होगा जब आप हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस दौरान डेवलप करेंगे, नहीं तो सिर्फ आप इकोनॉमी को कंटेन करके बैठे वायरस कंटेन नहीं होगा। और ये बात पूरी सरकार को पता थी, देश के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र था। सारे विश्व के वैज्ञानिक कह रहे थे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी से 3 महीने बाद वेव हिंदुस्तान आती है। पहली वेव हिंदुस्तान की आकर देखेंगे तो अमेरिका से 3 महीने बाद उनकी जून जुलाई में आई, हमारी सितंबर में आई। ये जनवरी में जब अमेरिका में 3 लाख केसेस छोटे से देश में प्रतिदिन आने लगे, तब कहा था विश्व के वैज्ञानिकों ने कि मार्च अप्रैल में हिंदुस्तान में आएगी, हमने तैयारी की। एक और बात इन्होंने छिपाई, जो सीरोलॉजिकल सर्वे था ICMR का। ठीक है अभय दुबे, मैं आपको बीच में रोकूंगा। अभी दुनिया भर कोरोना के अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है, देश में भी कोरोना की जबरदस्त लहर है। इसकी वजह से मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पूरा का पूरा जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा गया है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कौशल, इस तरह की जब वेव आती है तो क्या दुनिया भर में जो बड़े से बड़े अमीर देश हैं वहाँ पर भी क्या वही हालात होते हैं जो अभी इस वक्त हमारा देश सामना कर रहा है? देखिए, अगर दुनिया के डेटा देखें तो अभी भी अमेरिका और ब्राज़ील की टक्कर में हम हैं। लेकिन हमें ये बात तो सही है कि जिस तरह से महामारी में डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच होता है, उसमें सुविधाएं चरमराती हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे UK हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ब्राज़ील हो। लेकिन हम उन एग्जाम्पल को लेकर के एक अच्छी सरकार नहीं चला सकते। ये बात सही है कि व्यवस्था चरमराती है, लेकिन फिर भी सरकार का ये कर्तव्य है कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। इस समय मेरा ये मानना है कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने बड़ा साफ कल कहा था कि हमें लॉकडाउन से बचना है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट को ये लगता है कि मिसमैच बहुत बढ़ गया है और लोगों की जान का खतरा बहुत बढ़ गया है तो स्थानीय सरकारों को तय करना है कि लॉकडाउन लगाए या ना लगाए। इस बड़ी बहस पर हम लगातार बने हुए हैं। कोरोना संकट के बीच राजनीति भी गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। PM मोदी ने कल देश के नाम संबोधन किया। कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर देश में
ज़्यादा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है, जबकि प्रियंका गांधी कह रही हैं कि तैयारी नहीं की गई, इसलिए कोरोना की दूसरी लहर बरपा रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं इस खबर पर चर्चा के लिए, उनके पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका रुख करते हैं। उससे पहले हम आपको प्रियंका गांधी का एक बयान सुनवा देते हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद दिया है। पिछली बार जो परिस्थितियां थी वो अभी से काफी भिन्न थी। तब हमारे पास इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आप याद करिए देश की क्या स्थिति थी। कोरोना टेस्टिंग के लिए पर्याप्त लैब नहीं, पीपीई का कोई प्रोडक्शन नहीं, हमारे पास इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए कोई खास जानकारी भी नहीं। लेकिन बहुत ही कम समय में हमने इन चीजों में सुधार किया। आज हमारे डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज की बहुत ही अच्छी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। वो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचा रहे हैं। आज हमारे पास बड़ी मात्रा में पीपीई किट्स हैं, लैब्स का बड़ा नेटवर्क है और हम लोग टेस्टिंग की सुविधा को निरंतर बढ़ा रहे हैं। साथियों, देश ने कोरोना के खिलाफ अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैर्य से लड़ाई लड़ी है। इसका श्रेय आप सभी को, सभी देशवासियों को ही जाता है। तो वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। देखिए, राजनीति की लहर भी चल रही है कोरोना की इस कहर पर। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अपराजिता सारंगी बीजेपी की प्रवक्ता वो जुड़ी हुई हैं, अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं, वे भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले संजीव झा का रुख कर लेते हैं। ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, संजीव झा, कल हमने देखा आयनोएक्स करके एक कंपनी है जो ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, उसने चिट्ठी लिखकर बाकायदा सूचना दी कि किसान आंदोलन की वजह से उनको जो टैंकर लाने में दिल्ली में वो दिक्कत हो रही है, घूम के आना पड़ रहा है, 3 घंटे अतिरिक्त समय लग रहा है। जो आप ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहे हैं, ये 3 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपकी सरकार, आपकी पार्टी किसान आंदोलन को खूब समर्थन दे रही हो, कह रही है उसी सड़क पर बैठे रहिए। देखिए, मुझे ये लगता है कि अभी इन सब बातों के विश्लेषण का वक्त नहीं है। मुझे ये लगता है कि जैसा मैंने पहले कहा कि 7 दिन से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, इसकी जानकारी केंद्र सरकार को हम देते रहे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी कमी और किल्लत को आप दूर कर सकते हैं, 3 घंटे का वक्त बचा सकते हैं। नहीं, आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। जब 7 दिन से नहीं आ रहा तो 3 घंटे की डिले में कोई ऐसा क्राइसिस नहीं थी, मैं ये कह रहा हूँ आपको। अच्छा, परसों मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 घंटे की केवल ऑक्सीजन बची थी, तो वो क्राइसिस सिचुएशन थी कि मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा कि एक हॉस्पिटल में हादसा होते होते बच गया, 4 घंटे की ऑक्सीजन बची थी और 3 घंटे आप समय कट कर सकते हैं। उसके लिए आप कह रहे हैं कि ये वक्त नहीं है अभी। 2 दिन से हाई कोर्ट में हम गए कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, हाई कोर्ट ने नोटिस किया, उसके बावजूद 48 घंटे तक ऑक्सीजन नहीं मिला। तो मेरा ये कहना है कि ये सारे बहाने हैं। मैं कह रहा हूँ कि बाकी सारे आवागमन तो आप किसानों से अपील क्यों नहीं कर देते कि रास्ता छोड़ दें, सड़क खाली कर दें, टैंकर ऑक्सीजन के आने दें? मैं कह रहा हूँ सारी आवागमन अगर प्रॉपर है, आप आराम से जा सकते हैं और आ सकते हैं, तो टैंकर कैसे रुक सकता है? टैंकर को घूम के आना पड़ रहा है। ये एक बहाना नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ उसी रास्ते से सारी गाड़ियां आती हैं, आप यूपी जाते हैं, आपको दिक्कत नहीं हो रही है और टैंकर को रोक रहे हैं कोई। तो मुझे लगता है कि रास्ता रुका नहीं है, रास्ता आवागमन जारी है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, तो आप ये कह रहे हैं कि जो कंपनी ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है वो झूठ बोल रही है?
वो बिल्कुल बहाना बना रही है, बिल्कुल बहाना बना रही है। हमें, हमारे अधिकारियों को तो ये कहा गया कि हमें यूपी में रोका जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि हमें लोकल डीएम हमें आगे नहीं जाने दे रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि यूपी सरकार हमें रोक रही है। मैं कोर्ट के नोटिस के बावजूद वो टैंकर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो मेरा ये, कभी मैं कहा कि देखिए ये आरोप प्रत्यारोप, ये तमाम आपको यूपी जाना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप करनाल बाईपास का रास्ता साफ करा देंगे, किसी टैंकर को यूपी नहीं जाना पड़ेगा। अरे बॉस, हमारे पास जो ऑक्सीजन आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और राजस्थान से आ रहे हैं। तो मैं भाई तो पहले समझ, जो आइनॉक्स ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी है वो पानीपत से लेके आ रही है, हरियाणा में पानीपत पड़ता है, वहां से लेके आ रही है। नहीं, आइनॉक्स हम उत्तर प्रदेश 50% हमारे पास ऑक्सीजन आ रहे थे उत्तर प्रदेश से आ रहे थे, बाकी और जगहों से आ रहे थे। मैं कह रहा हूं कि इस बात की जानकारी फिर उन्होंने हाईकोर्ट में क्यों नहीं दी? हाईकोर्ट तो नहीं कानून है कि किसान आंदोलन का नाम है डिले हो रहा है, तो आज फिर उनको हाईकोर्ट में जवाब देना है। तो मेरा बस इतना ही कहना है, जो हमारे अधिकारियों के से जानकारी मिल रही थी कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कि हमारे यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई हो। भी मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और ये लेनी पड़ेगी कि सब स्टेट से डिमांड लें, उसी प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूशन करें, ताकि ये स्टेट में अराजकता की स्थिति ना हो कि अगर जिस स्टेट से आ रहा है वो स्टेट वाले रोक लें, उसका कोई कंट्रोल नहीं हो। अब इंडस्ट्रियल एक्ट में सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली। देखिए, बहुत आसान है कि अपनी जिम्मेदारी दूसरे के साथ डाल देना। 3 घंटे का आप वक्त बचा सकते हैं। चलिए, अभी मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो अभय दुबे के पास भी जाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनके राज्य की सरकारों ने क्या समय रहते केंद्र सरकार को चेताया था, और अपराजिता सारंगी से जानेंगे कि क्यों नहीं ऑक्सीजन की सही समय पर मैपिंग केंद्र सरकार ने की। तो तमाम मेहमान बने हुए हैं। कोरोना पर हो रही राजनीति और उसके कहर पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। हम सीधे पहले अपराजिता सारंगी का रुख करते हैं। अपराजिता, अभी अभय दुबे ने कहा कि समय पर केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की मैपिंग नहीं की, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की देश में कमी हो रही है। देखिए, ऐसा है कि कुछ तो विपक्ष कहेगा, विपक्ष का काम है कहना। विशेषकर कांग्रेस, इनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है, इनकी जमीन ये खो चुके हैं, तो कुछ तो कहना है। और अभी इनका स्टाइल बना हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर, केंद्र सरकार पर और उनकी टीम पर आक्रमण करना। करेंगे क्या? अभी बेरोजगार हैं, राजनीतिक दृष्टि से भी बेरोजगार हैं। केंद्र सरकार सारी राज्य सरकारों के साथ खड़ी है। आप सबने सुना होगा जब आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी ने ग्रीन कॉरिडोर की बात कही और कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन होगा और निर्विघ्न तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो आप सबको पता होना चाहिए कि 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन महाराष्ट्र को दिया जाएगा। ठीक है अपराजिता, मैं अभी डॉक्टर कौशल का रुख कर लेता हूं। डॉक्टर कौशल, किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कितने मरीज आ जाएंगे इस एपिडेमिक में, कितने नए मरीज जोड़ सकते हैं, कितने बिस्तर होने चाहिए, कितने लोगों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करना चाहिए? केंद्र की जिम्मेदारी है या राज्य सरकार की? विकास जी, देखिए, जिस तरीके से हेल्थ एक स्टेट का सब्जेक्ट है और कल पैंडेमिक की क्राइसिस के बाद जो प्रधानमंत्री जी का संदेश आया उसमें उन्होंने साफ कहा कि ये लोकल लेवल पे डिसीजन लिए जाएं और जहाँ पे भी क्राइसिस ज़्यादा हो, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, वो वहाँ पे लॉकडाउन लगाने के लिए फ्री है। और आप उस वक्तव्य को इसमें मत देखिए उन्होंने लॉकडाउन कहा या नहीं कहा, उन्होंने पूरी बात ओपन करके रख दी कि अगर आपको डिमांड सप्लाई में मिसमैच लोकली लगता है तो आप लॉकडाउन लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही थी, देश की जनता के लिए कही थी कि आप लोग घरों में रहिए। याद कीजिए जब लॉकडाउन के पहले एक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया, हेल्थ जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्य सरकारों को पहले असेसमेंट कर लेना चाहिए था। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है। दो चीजों पर डॉक्टर साहब को ठीक कर दूं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, राज्यों के ऊपर केंद्र सरकार का अधिकार अब इस पैंडेमिक में है। 2 महीने पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकृत कर दिया, बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ, राज्यों को सारे अधिकार दे दिए गए। अभय दुबे जी, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इस पैंडेमिक में हेड प्रधानमंत्री जी है। दूसरी बात सुनिए, पिछले 9 महीने में भारत सरकार ने 9,224 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट कर दिया, सबसे ज्यादा बांग्लादेश को भी प्रधानमंत्री जी आपने 6,45,00,000 वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया प्रधानमंत्री
दिया आपने। 38,80,000 रेमडेसिविर बनने प्रति माह की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। मैक्सिमम रेमडेसिविर आपने एक्सपोर्ट कर दी प्रधानमंत्री जी विदेशों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभय दुबे जी आपका, संजीव झा आपका, अपराजिता सारंगी आपका, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा आपका। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।